हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जो हमारा लेसन है मैटर इन आवर सराउंडिंग, आज हम इसी लेसन में आगे करेंगे। तो वो देखिए हम आगे क्या करते हैं इस लेसन में। जहाँ तक हमारा लास्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ था उससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो देखें, ये क्वेश्चन किए थे हमने लास्ट में, तो इन क्वेश्चन से आगे हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ के अवस्थाओं का आपस में बदलाव। यानी कि कोई मैटर सॉलिड फॉर्म में उसे लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, इस तरीके से। देखो, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, जो पदार्थ वो अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं। ये 4th-5th क्लास से आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट ऑफ मैटर, 3 अवस्था में बदल सकते हैं। सॉलिड एज आइस, जैसे हमने बर्फ़ का एग्जाम्पल लिखा। लिक्विड एज द फैमिलियर वाटर, जैसे पानी का। और गैस एज वाटर वेपर। मान लो हमारे पास ये बर्तन है, इसके अंदर हमारे ये वाटर है। जैसे आप इसको रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के अंदर रखेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको गर्म करेंगे किसी भी बर्नर की हेल्प से तो ये वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, ये तो हमारी फॉर्म के बारे में बात थी, वाटर की जो हमारी फॉर्म होंगी उनके बारे में। उसके बाद देखते हैं हम आगे, सब्लिमेशन। ये क्या होता, देखो, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। यानी पदार्थ की वो अवस्था जैसे सॉलिड से उसका सीधा वेपर में कन्वर्ट होना, यानी कि भाप में बदलना। कब? जब हम उसको गर्म करते हैं। एंड वेपर इनटू सॉलिड, और वेपर इन जो भाप होते हैं उनसे सॉलिड फॉर्म में बदलना, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम सब्लिमेशन। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप अमोनियम क्लोराइड का, कैम्फर और आयोडीन का। जब इनको आप गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद ये सीधे के सीधे किस में चेंज हो जाएंगे, वेपर में। और ठंडा करेंगे तो किस में चेंज होंगे, सॉलिड में। उसके बाद देखो, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ये जो बदलाव होता है तापमान के अंदर उसका क्या प्रभाव होगा। तो देखें, द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग ए सॉलिड वेराइज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड एंड द कंडीशन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग द चेंज। कोई भी पदार्थ है, टेम्परेचर का उसके ऊपर इफेक्ट होगा। वो कैसे होगा, देखें, मान के चलो वाटर को लेते हैं हम, जब हम उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने में टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे वाटर है जो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। और ठीक उसी तरह से जैसे आइस है, आइस को हम बाहर रखते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह टेम्परेचर की वजह से जो आसपास का जो टेम्परेचर होगा उसकी वजह से क्या होगा, जो आइस है वो धीरे धीरे से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जो टेम्परेचर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका अपना प्रभाव डालेगा। सॉलिड, जैसे हम बात करें सॉलिड की, द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग ए सॉलिड वेरीज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सॉलिड एंड द कंडीशन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग द चेंज। अगर सिर्फ सॉलिड के बारे में बात करें तो सॉलिड का नेचर कैसा उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड कंडीशन है, इन किस टेम्परेचर पर वो सॉलिड कन्वर्ट होना शुरू होता है। जैसे वाटर है, आइस का एग्जाम्पल ले तो आइस किस टेम्परेचर पर मेल्ट होना शुरू करेगी, उस तरह से। दूसरा देखो, उन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, अगर किसी भी सॉलिड है अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज विच ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, देयरफॉर सॉलिड मेल्ट्स एंड इट्स कन्वर्टेड टू ए लिक्विड। जब हम किसी सॉलिड के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो बढ़ेगी, और बढ़ने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में वो उसके ऊपर इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा, और जिससे क्या होगा, जो हम सॉलिड लिया है, जो भी सॉलिड फॉर्म में मटेरियल है वो क्या मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। इसके अलावा देखो, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ से डेफिनेशन बनती है हमारी मेल्टिंग पॉइंट की। ये जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता क्या है, तो वो देखें ध्यान से। वो टेम्परेचर, किसी भी सॉलिड का वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जो सॉलिड है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए और किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, उस किसी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दौरान, तो उसको बोलेंगे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम बात करें आइस की, जो आइस होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा कितना होता है, 273.16 केल्विन। कैसे हमारा केल्विन बनेगा, इसके बारे में हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग,
दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। अब यहाँ से हम फ्यूजन की डेफिनेशन भी कर लेते हैं केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, यानी जो सॉलिड स्टेट है उसका लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना, जो मेल्टिंग की प्रोसेस है उसके दौरान उसमें जो चेंज होगा उसको बोलेंगे हम फ्यूजन। तो ये तो इफ़ेक्ट थे हमारे टेम्परेचर के, ठीक है। पहला किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, जो सॉलिड है या जो भी मैटर है वो उसका नेचर कैसा है और उसको चेंज होने के लिए किन किन कंडीशन की ज़रूरत है उसके ऊपर। इसके अलावा हमने क्या, जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उसकी वजह से सॉलिड क्या है, पिघलना शुरू हो जाएंगे और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जिस टेम्परेचर पर वो पिघलना शुरू होते हैं उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और आइस का मेल्टिंग पॉइंट हमारा 273.16 केल्विन होता है। और जो प्रोसेस होगी सॉलिड का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना उसको बोलते हैं हम फ्यूजन। तो ये बात थी टेम्परेचर की। अब बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, जो दाब होती है उसका बदलना, उसके बदलाव से क्या क्या प्रभाव होंगे। तो देखो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। जो प्रेशर अगर उसको हम घटाएं या बढ़ाएं उसका सीधा सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, जो पदार्थ की अवस्था है उसके ऊपर, यानी कि वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। अप्लाइंग प्रेशर, जैसे हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं, और रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाइंग गैसेज। टेम्परेचर को घटाना और प्रेशर को बढ़ाना या घटाना, उन सभी को अप्लाई करके हम किसी भी सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सॉलिड फॉर्म में हमने रखना है तो ज़्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। और जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट on decreasing of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state। यानी कहने का मतलब क्या है, जो सॉलिड फॉर्म में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीधे की सीधी गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। कब, जब हम प्रेशर को घटा देंगे तो सीधा लिक्विड की बजाय वो सीधा गैस में कन्वर्ट होगी। और इसी रीजन्स की वजह से, दिस इज़ द रीजन, यही रीजन है, द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलवेज नोन एज ड्राई आइस। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम ड्राई आइस भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है, ड्राई आइस किसको बोलते हैं, तो हम बोलेंगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हम बात करेंगे अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के बारे में देखो, द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। यानी कि द हिडन हीट वो ऊष्मा बोल सकते हो जो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका ब्रेक डाउन करे, और उससे क्या होगा, जो अवस्थाएं होती पदार्थ की वो चेंज आउट होना शुरू हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो फ्यूजन का टॉपिक है वो, और वेपराइजेशन के बारे में। फ्यूजन के बारे में देखो, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। फ्यूजन के बारे में मैंने यहाँ पे क्या बात की है, जो हीट एनर्जी है उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, और 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में बदलने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, तो हमें हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से पॉइंट हमारा क्लियर क्या आता है वो देखें, वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो हमारा यहाँ पे पॉइंट दिया था, आपका इसमें कन्फ्यूजन होगा, लेकिन उससे हमारा पॉइंट ये निकल कर आता है, जो पदार्थ है उसकी जो अवस्था है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर। जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वही डिसाइड करेंगे जो पदार्थ है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, लिक्विड में होगा या फिर गैसेस फॉर्म में होगा। तो यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो देखो, व्हाट इज वेपर, वाष्प क्या होते हैं, नेम द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड और लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट टुगेदर। हमने उस तापमान के बारे में बताना, उस तापमान को क्या बोल रहे हैं जिसमें सॉलिड और लिक्विड स्टेट होती है किसी सब्सटेंस की, वो इकट्ठा हो। उसके बाद व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, जो प्रेशर होता है उसका प्रभाव क्या पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट पर। सबलिम के दो सब्सटेंस बताने जो सबलिम हो, कंडेंसेशन की डेफिनेशन करनी है। उसके अलावा फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। यानी हमने ये बताना है, उस पदार्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, किसी भी सब्सटेंस के बारे में जहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहे जब उसकी पोजीशन चेंज हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। तो देखो, इवापोरेशन के बारे में हम बात करेंगे।
और बॉइलिंग के बारे में। तो सबसे पहले देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो कण होते पदार्थ के अंदर वो हमेशा मूवमेंट करते हैं, वो रेस्ट की पोजीशन में हमें कभी भी नहीं मिलेंगी। उसके बाद देखो कुछ पॉइंट कर रहे हैं हम यहाँ पे। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसी भी गिवन टेम्परेचर पर अगर हम बात करें, चाहे गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, उनके जो पार्टिकल्स हैं वहाँ काइनेटिक एनर्जी की अमाउंट अलग अलग होगी। अगर हम बात करें लिक्विड्स की, तो क्या कहा है, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into vapor। अगर हम यहाँ बात करें सरफेस की, वहाँ पर जो पार्टिकल्स का कुछ हिस्सा उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ब्रेक डाउन कर देगी और उससे वो सीधे सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो पूरा फिनोमिना है लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, किसी भी टेम्परेचर पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो यहाँ से इवापोरेशन की हमारी डेफिनेशन होती है, ठीक है। यानी कि वो सिद्धांत जिसके द्वारा जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो किसी भी टेम्परेचर पर, ठीक है, उसको बोलेंगे हम इवापोरेशन। अब इवापोरेशन के ऊपर जो इफेक्ट डालने वाले हमारे पॉइंट फैक्टर कौन कौन से, कारक कौन कौन से हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवापोरेशन की दर भी बढ़ेगी, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हर एक पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, किसके लिए, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। उसके बाद देखो, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हवा के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है आपका, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। हवा के अंदर जो जल वाष्प की अवस्था, जल वाष्प की मात्रा है, उसको बोलेंगे हम ह्यूमिडिटी। द एयर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो हवा है, कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। किसी भी दिए गए तापमान पर जो हवा है हमारे आसपास के वातावरण में, वो निश्चित मात्रा में जल वाष्प को संभाले नहीं रख सकती। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर पहले से ही एटमॉस्फेयर के अंदर जो वेपर फॉर्म में वाटर है, अगर उसकी अमाउंट ज़्यादा है, द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज। जो जल की, वाटर की वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, उसकी जो दर होगी वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज यानी कि घट जाएगी। उसके बाद विंड स्पीड, हवा की जो चाल, द हायर द विंड स्पीड द मोर इवापोरेशन। जितनी हवा की स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही इवापोरेशन बढ़कर होगा। तो यहाँ पर हम वो फैक्टर कर रहे हैं जो इवापोरेशन को इफेक्ट कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले सरफेस एरिया के बारे में बात की, फिर टेम्परेचर के बारे में, फिर ह्यूमिडिटी के बारे में, और फिर विंड स्पीड के बारे में, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे फैक्टर थे, ये हमारे किसके थे, इवापोरेशन के। तो आज हमने जो अभी तक किया है वो क्या क्या किया है, एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो मैटर की स्टेट्स होती हैं, पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, वो इंटरचेंज कर सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया यहाँ तक। फिर सब्लिमेशन के बारे में किया, फिर जो टेम्परेचर चेंज होता है उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं उसके बारे में किया। उसके बाद प्रेशर की वजह से, प्रेशर चेंज होने की वजह से क्या क्या इफेक्ट होंगे उसके बारे में किया। लेटेंट हीट के बारे में किया। उसके बाद हमने किया आगे इवापोरेशन और बॉइलिंग के बारे में, इवापोरेशन के बारे में किया, और इसके जो इफ़ेक्ट है, फैक्टर इफेक्टिंग, उनके बारे में डिस्कस किया। अब आगे देखते हैं इवापोरेशन काज कूलिंग। जो वाष्पीकरण है, यानी जो वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कोई भी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है, उसकी वजह से कूलिंग, ठंड पैदा होती है, आप ये बोल सकते हो। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अब्जॉर्ब एनर्जी। जो जल के कण हैं वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करने का काम करेंगे, कहाँ से, फ्रॉम द सराउंडिंग, अपने चारों तरफ के वातावरण से। किसके लिए, टू गेन द एनर्जी, एनर्जी को लेने के लिए। लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन, जो एनर्जी उन्होंने लॉस कर दी इवापोरेशन के दौरान, तो उस अमाउंट को पूरा करने के लिए लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स है वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करने का काम शुरू करेंगे। अब हम बात करेंगे इवापोरेशन और बॉइलिंग दोनों के बारे में। बॉयल होता है गर्म करना, किसी चीज़ को उबालना, तो बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम ज्वलनांक भी बोल सकते हैं। क्वथनांक और गलनांक शब्द आपने सुने होंगे, एक बॉइलिंग पॉइंट के लिए होता है, एक मेल्टिंग पॉइंट के लिए। तो देखो, बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना
पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क या होल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। बॉइलिंग के बारे में बात करिए, वो फिनोमिना जिसके अंदर जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होती है। उसके बाद देखो इवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, ये बल्क फिनोमिना है, ये सरफेस फिनोमिना, जिसमें क्या होता है पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉलिड एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। दोनों भी ध्यान रखना है, दोनों की दोनों बॉइलिंग में भी और इवापोरेशन भी लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे बॉइलिंग की डेफिनेशन होगी हमारी एक तरीके से, और ये इवापोरेशन की। इवापोरेशन के बारे में अगर हम बात करें, जो पार्टिकल्स होंगे सरफेस के दौरान वो क्या करेंगे, एनर्जी को लेने का काम करेंगे, अब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। किसके लिए, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच उनको कंप्लीट करने के लिए, और जिससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। एक तरीके से बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को के दौरान जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो इफ़ेक्ट पड़ा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, उसको पूरा करने के लिए ऐसा होगा। फिर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, विच स्लो प्रोसेस इवापोरेशन या बॉइलिंग, इनमें से कौन सी प्रोसेस स्लो है उसके बारे में बताना है। उसके अलावा जो सरफेस एरिया है उसका रेट ऑफ इवापोरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। उसके बाद वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी फास्टर देन शुगर रेदर देन फ्रॉम ए कप, ये हमारा चाय से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हम चाय पीते चुस्कियों में गर्म चाय पीते हैं उसके बारे में। उसके बाद देखो जो हमारा वर्ड आया था केल्विन, जिसको हमने के से डिनोट किया था, और सेल्सियस स्केल, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम केल्विन के बारे में बात करें, ये ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की, आपने इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा यूनिट टेम्परेचर की यूनिट क्या हमारी केल्विन, ठीक है। और जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसके किसके इक्वल होगा, वो 273.16 केल्विन के, जहाँ पर जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसको हम क्या लेते हैं 273 केल्विन, इन पॉइंट को हम छोड़ देते हैं। जो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की हमने केल्विन ली है, यानी के इज इक्वल टू जो टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। उसके बाद देखो जो केल्विन स्केल है टेम्परेचर का, उसके बारे में अगर बात करें उसमें हम हमेशा पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे, ठीक है, और हिंस रिगार्डेड एज बेटर स्केल देन सेल्सियस, और सेल्सियस की बजाय केल्विन का हम ज़्यादा यूज करते हैं टेम्परेचर को मापने के लिए। एटमॉस्फेयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्ट बाय ए गैस, जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर की एक इकाई है, प्रेशर को मापने की इकाई, सॉरी, जो एटमॉस्फेयर है जो हमारा वातावरण है उसके थ्रू हम प्रेशर को माप सकते हैं, इन किसी भी गैस के द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट किया गया है उसको। और जो ऐसा यूनिट है प्रेशर की वो हमारी होती है पास्कल, जिसको हम PA से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ केल्विन भी इंपॉर्टेंट है, और ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर भी हमारी इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा यूनिट अभी क्वेश्चन पेपर में आई हुई थी 9th क्लास में। उसके बाद देखो 1 एटमॉस्फेयर के बारे में अगर हम बात करें वो किसके इक्वल होता है, 1.01 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 पास्कल, यानी जो प्रेशर है एयर के अंदर, द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमने पीछे वर्ड यूज किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बारे में यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। जो हवा का दाब है वातावरण के अंदर उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल लेंगे। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सी लेवल के बारे में बात करें वो क्या होता है, इज 1 एटमॉस्फेयर एंड इज टेकन एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समुद्री स्तर के अंदर अगर हम बात करें, समुद्री स्तर के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होगा, और ये ही हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाएगा। उसके बाद हमारे कुछ और है, जैसे एस यूनिट ऑफ टेम्परेचर, उसके बारे में जो केल्विन स्केल है टेम्परेचर का, उसको सेल्सियस की बजाय केल्विन स्केल का ही यूज क्यों करते हैं हम टेम्परेचर को मापने के लिए, वो क्वेश्चन है। और 10 डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन स्केल में बदलना है, जो हमारा यहाँ से वो पॉइंट क्लियर आउट होगा टेम्परेचर वाले का। इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। फिर भी आपका कहीं पर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और ये सभी पॉइंट जो हमने किए हैं मोस्टली सभी के सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, इवापोरेशन के बारे में भी, बॉइलिंग के बारे में भी, केल्विन के बारे में भी, सेल्सियस के बारे में भी, कौन कौन से फैक्टर इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे प्रेशर का क्या क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर चेंज होने से उसका क्या क्या इफेक्ट होगा, इसके अलावा जो स्टेट चेंज हुई मैटर की उनके बारे में आज हमने इस वीडियो में यहाँ तक किया है। और इसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट कवर अप हो जाता है। कहीं पर कोई डाउट हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।
या इनसे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आप प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।